ओके, द टॉपिक इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम बेसिकली जो है बहुत सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारा नीति आयोग आता है। सो नीति आयोग हमारे 2015 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। उसने बेसिकली रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को। ये बेसिकली है क्या, ये काम क्या करता है? तो ये पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका मतलब है जो भी पॉलिसीज़ लानी है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बारे में सोचता है, विचार करता है, डिस्कशन करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करके चलता है, इसलिए हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। ये ड्राइव करता है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एज वेल एज ये इंप्लीमेंटेशन को भी देखता है। स्ट्रैटेजिकली क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम किस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इस चीज़ को भी देखता है। ठीक है, इसके बहुत सारे विंग्स है ऑफकोर्स। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च विंग है जो रिसर्च करेगा। कंसल्टेंसी विंग है। कंसल्टेंसी का मतलब है किसी भी पॉलिसी को लाने के लिए कंसल्ट करेगा, किससे? हमारे पब्लिक से, प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, एक तरीके से एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस हो गया है ना। एंड इंडियन टीम इंडियन विंग भी है। इसमें बेसिकली स्टेट एंड मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री के कोलोब्रेशन होता है। जैसे कि मतलब जिस जो भी पॉलिसी है, जिस भी वो मिनिस्ट्री ला रही है, और सारी स्टेट्स का कोलोब्रेशन, तो इसलिए टीम तरीके से काम कर रहा है। तो तीन है, कौन कौन सी हैं? दैट इज़ रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड टीम इंडिया। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑफिस की, तो दो ऑफिस इसके साथ अटैच है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा है डेवलपमेंट मॉनिटरी एंड एवोल्यूशन ऑफिस। तो कौन सा? एक तो लेबर वाला है, इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट, और एक हमारा डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का एक ऑफिस है, जो डेवलपमेंट कितनी हुई है उसको एवोल्यूट करता है एंड मॉनिटर करता है। राइट, तो बात करें चेयरमैन, तो कौन होता है? हमारा पीएम होता है। वाइस चेयरमैन हमारा अपॉइंटमेंट पीएम करता है, और उसकी रैंक होती है इक्वल्स टू द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो चेयरमैन हमारा पीएम है, और वाइस चेयरमैन कौन होगा? जो कि पीएम अपॉइंट करेगा, उसकी रैंक इक्वल्स टू कैबिनेट मिनिस्टर होती है। मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि इंजॉय करते हैं रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। ठीक है, उसके अलावा इसमें सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के, यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे अदर्स अगर हम देखें तो स्पेशल इन्विटीज़ भी होते हैं, और मैक्सिमम 4 यूनियन मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, जो भी पीएम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या कॉम्पोजिशन क्या है हमारा? तो सबसे पहले पीएम रहेगा सा चेयरमैन। वाइस चेयरमैन हमारा कौन रहेगा? जो भी हमारा पीएम नॉमिनेट करेगा, है ना। और कौन रहेगा हमारे यहाँ में? सो 4 यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, जो भी पीएम सोचेगा, है ना। उसके अलावा 5 हमारे क्या रहेंगे? दैट इज़ परमानेंट मेंबर्स, लाइक परमानेंट मेंबर्स जो कि इक्वल टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक को एंजॉय करेंगे। उसके अलावा हमारे क्या कौन होंगे? हमारे गवर्नर, सॉरी, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एंड हमारे क्या होंगे? लेफ्टिनेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं वो रहेंगे। उसके अलावा भी अदर्स भी रहेंगे, जो कि क्या है, जिनके पास भी बेसिकली एक्सपर्टाइज वगैरह है, तो वो भी रहेंगे। तो हमारी एक कॉम्पोजिशन है। ठीक है, फुल टाइम मेंबर, परमानेंट मेंबर, जो वही वाली बात है। ठीक है, एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, नाउ इनिशिएटिव्स। तो कुछ इनिशिएटिव्स जो हमारे नीति आयोग लेके आया है, तो उसमें से हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली हमने क्या करा है? हमने डेवलप करने की कोशिश करी है अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है, उनके ऊपर अंडर परफॉर्म कर रही है, मतलब ज़्यादा एबिलिटी है परफॉर्म करने की, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की इसलिए है कि हम बेसिकली कंपेयर करेंगे स्टेट वाइज कि क्या कितनी इनोवेशन हर एक स्टेट ने दिखाई हुई है, जिससे कि एक प्रमोट हो एक कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड ये जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी लोकलाइजेशन का भी प्रोग्राम लेके आया है। इसमें बेसिकली क्या करना है? हमें गोल्स को लोकली जो है इंप्लीमेंट करना है, लोकल तरीके से। ठीक है, तो चार इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, SDG लोकलाइजेशन है ना, अटल इनोवेशन प्रोग्राम है, और हमारा इंडियन डेवलपमेंट इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स करके। तो हमारे 4 हैं। ठीक है, now हम बात करते हैं हमारे डिफरेंस की बिटवीन द नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग हमारी क्या एडवाइजरी एंड प्लानिंग बॉडी है। वहीं पे हमारी ये थी, हमारी सेंट्रलाइज प्लानिंग करती थी। ठीक है, लेकिन ये पूरे कंट्री की कर रही है। बॉटम अप्रोच जो है फॉलो करेगी, नीचे से इन्फॉर्मेशन मांगेगी ऊपर तक, बॉटम अप। ये टॉप डाउन, ये सिर्फ ऊपर इन्फॉर्मेशन लेगी और नीचे उसको बस ऐसे बोल देगी करना है। ठीक है, ये लोकेट नहीं करती थी, फंड से डील नहीं करती नीति आयोग, लेकिन प्लानिंग कमीशन फंड से भी डील करती थी। राइट, नाउ बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड ऑफ कोर्स ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस तरीके के नीति आयोग को सपोर्ट करती है इसलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वही नेशन के डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बना रखा है। ठीक है, पर्पस क्या है? वो एडवाइस करता है कि किस तरीके से प्लान बनाना है, किस तरीके से उसको रिव्यू करना है, रिकमेंडेशन भी देता है कि पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज किस तरीके से हमें बनानी है नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। ठीक है,
इसमें चेयरमैन हमारा पीएम होता है, एंड जो मेंबर्स हैं उसमें होता है यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो जनरली सेम ही है, चेयरमैन वहाँ पे भी पीएम था। देखो यहाँ पे बस वाइस चेयरमैन वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर वहाँ पे भी थे, सीएम वहाँ पे भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे भी थे, उसके अलावा भी वहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स थे। तो यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स वैसा भी कुछ नहीं है, और ना ही यहाँ पे हमारा एक्सपर्टाइज को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यूनियन मिनिस्टर्स हैं, सीएम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूटी के, एंड हमारा चेयरमैन एज अ पीएम है, ठीक है। और एक फॉर्म है डिस्कशन का, जस्ट एक नॉर्मली नेशनल लेवल पे डिस्कशन करेगा नेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, नेशनल पॉलिसीज़ वगैरह की डिस्कशंस करेगा। तो दोबारा से कर लेते हैं। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन है इसके मेंबर? तो इसके मेंबर है हमारे, दैट इज़ हमारा है पीएम एज अ चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, है ना, सीएम होंगे, एंड हमारा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे फॉर अ यूटी, ठीक है, दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के थ्रू हुई है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो एक स्टैट्यूटरी किसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुए हैं। कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे नेशनल में एक चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लेवल का कोई जज होना चाहिए रिटायर्ड, ठीक है, या फिर तो जज रहो या सीजीआई रहो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। 5 मेंबर्स और होने चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए हमारा सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ एससी, की जो एससी का रिटायर्ड या सर्विंग जज है, या फिर सर्विंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कौन है, चीफ जस्टिस है रिटायर्ड या फिर सर्विंग। और थर्ड होना, 3 हमारे ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या है, हमारी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है किस चीज़ का, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, और उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। और प्लस में 7 एक्स ऑफिसर मेंबर्स भी होने चाहिए। एक्स ऑफिसर मेंबर का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। तो देखो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत किन लोगों को ज़्यादा है? जो लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, वुमेन, चाइल्ड, डिसेबिलिटी, इन ये ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए एक्स ऑफिसर मेंबर हो जाते हैं इनके जो भी चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसमें सिर्फ एक चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है या फिर हाई कोर्ट का जज होता है, रिटायर्ड, लेकिन ठीक है। 2 अदर मेंबर होते हैं जिसमें से एक होना चाहिए सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है 7 साल के लिए, और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग थे, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग थे, यहाँ पे तो भाई पूरा भंडारा था, तो यहाँ पे पूरे 13 लोग हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। थोड़ी सी कंडीशंस भी देख लेते हैं तो दोबारा से, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो पूरे नेशन के ह्यूमन राइट को लेना है तो ज़्यादा लोग चाहिए। तो सबसे पहला तो चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होना चाहिए हमारा? रिटायर्ड या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस, नॉट सर्विंग, रिटायर्ड ही, ओनली रिटायर्ड, ठीक है, जज या फिर सीजीआई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। एक पर्सन होना चाहिए उसमें से, फिर अदर 5 मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से हमारे एक पर्सन होना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज, सर्विंग या रिटायर्ड। एक होना चाहिए हमारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सर्विंग या रिटायर। 3 लोग होने चाहिए जो कि किनके पास एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है। और 7 जो है उनमें से भी एक वुमेन होगा, उनमें से भी एक वुमेन होनी चाहिए। 7 जो है 7 एक्स ऑफिसर मेंबर्स रहेंगे, किसके हमारे, किसके रहेंगे? बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वुमेन, चाइल्ड, डिसेबिलिटी, ठीक है, इन सब के। और बात करते हैं हमारे स्टेट की, तो स्टेट जो है, स्टेट में सिर्फ 3 ही जन है। तो एक तो चेयरमैन है, एक हमारा एक पर्सन और है, एक पर्सन और है। तो एक जो चेयरमैन है वो हमारा क्या होना चाहिए? रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट। एक हमारा क्या होना चाहिए? सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है फॉर 7 ईयर से, है ना। और एक पर्सन जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, इस तरीके से, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों का कंपोजिशन, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। थोड़ा सा डरावना सा, भयानक सा है, बट कोई नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो बहुत सारे लोग हैं, तो देखो जितने ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके लिए उतनी बड़ी कमेटी बैठेगी, तो 6 से 6 मेंबर की कमेटी, एंड ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ही हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेगा। यहाँ पे कौन करेगा? ऑफकोर्स गवर्नर करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन होता है? पीएम होता है, देखो, स्पीकर होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेस का, यूनियन जो है होम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे 6 मेंबर जो है कमेटी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ कंसल्ट करते हैं, यहाँ पे भी सेम है, सीएम है, स्पीकर है, चेयरमैन है, एंड हमारा स्टेट होम मिनिस्टर है। लेकिन हमारे यहाँ पे कौन नहीं है? हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 6 मेंबर की कमेटी है, ठीक है। नाउ टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल या 70 साल, 3 साल या 70 साल।
3 साल या फिर 70 साल। ह्यूमन राइट की पहचान 70 साल तक की होगी और उससे ज़्यादा एज की पहचान नहीं होगी, 3 साल तक ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। रिमूवल की बात करें तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। कंडीशंस क्या है, मिसबिहेवियर कराओ, इंक्वायरी बैठेगी, इंसॉल्वेंट हो गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कराओ, अनफिट हो, काम नहीं कर सकता, ऑफेंस कराओ कोई मॉरली। तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, जो कि ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन क्या करेगा, जो ऑफेंस करेगा मॉरली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा है तो क्या ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कर रहा है, अनफिट है तो कर ही नहीं सकता, इंसॉल्वेंट है जो, क्योंकि एक तरीके से इंसॉल्वेंट होना भी तो एक ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, मिसबिहेवियर करा है, तो इन सारे केसेस में उसके खिलाफ होगी और प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में ही प्रेसिडेंट है। फंक्शन की बात करूँ तो इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी कंप्लेंट आएंगी, रिव्यू करेगा लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, रिसर्च एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगाएगा, एंड एडवाइस भी दे सकता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की ट्रीटीज़ के साथ। सेम ही है, स्टेट लेवल पे करेगा, ऑफकोर्स ये वाला इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वाला क्लॉज नहीं आएगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ वाला केस भी यहाँ पे नहीं आता है, वो हमारा नेशन को चला जाता है, नेशनल को, ठीक है, तो ध्यान रखना है। पावर क्या है, देखो ये सम्मन कर सकता है इंडिविजुअल को, आप बोल सकता है कि इधर आओ, वो गैदर कर सकता है, एविडेंस इकट्ठे कर सकता है, जैसे कोर्ट का ही काम कर रहा है, सिविल कोर्ट, रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी कोर्ट से या फिर किसी डिपार्टमेंट से, रिकमेंड कर सकता है पनिशमेंट भी, लेकिन ऑफकोर्स खुद से वो पनिशमेंट को फोर्स नहीं कर सकता, और ये चीज़ सेम ही है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा रिविजन हम कर लेते हैं फटाक से दोबारा से, ठीक है। तो रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो, तो सबसे पहले ये दोनों ही NHRC हुआ, ठीक है, तो NHRC हुआ है ना, ह्यूमन राइट कमीशन, और दोनों किससे इस्टेब्लिश हुए हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों हमारे किससे इस्टेब्लिश हुए हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे तो इसमें क्या थे, एक चेयरमैन था जो कि हमारा क्या होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड हमारा दैट इज जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, प्लस में एक पर्सन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज हो, एक होना चाहिए जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो रिटायर्ड या सर्विंग, और 3 लोग होने चाहिए जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 जो है वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन 5 में से, ठीक है, और 7 इसमें एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी हैं, राइट। यहाँ पे देखे तो सिर्फ 3 ही थे, 3 में हमारा एक चेयरमैन जो कि हमारा CJ होगा, चीफ जस्टिस होगा, है ना, रिटायर्ड हमारे हाई कोर्ट का, उसके अलावा एक हमारा हाई कोर्ट का जज करेंटली या सर्विंग रिटायर्ड, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी अगर 7 साल का एक्सपीरियंस हो तो, और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला पर्सन। कमेटी जो इसके उसका देगी दैट इज उसमें कौन होगा, PM होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा दोनों हाउसेस से, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन होगा और स्पीकर होगा, एंड हमारा होम मिनिस्टर होगा, है ना, होम मिनिस्टर होगा। यहाँ पे भी सेम ही है, बस लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं है। रिमूवल कैसे होगा, अच्छा सबसे पहले टर्म नहीं, हाँ टर्म दे रखा है 3 साल या 70 साल, सेम ही है ना। रिमूवल कैसे होगा, प्रेसिडेंट कर सकता है, सेम है दोनों में, ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है, और क्या क्या मिसबिहेवियर कराओ, इंसॉल्वेंट हो गया हो, है ना, अनफिट हो, कोई मॉरल कुछ गलत कर दिया उसने, ऐसा कुछ, ठीक है। फंक्शंस क्या है, अपने सिंपल फंक्शंस हैं, दैट इज़ परफॉर्म करना है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, विटनेस बुला सकता है ना, इसकी पावर है, सम्मन कर सकता है विटनेस को, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, पनिशमेंट की रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन ऑफकोर्स उनको खुद से इन्फोर्स नहीं कर सकता है, दैट्स इट। तो ऑलमोस्ट हमने चीज़ों का रिवीजन भी कर लिया, आगे हम बढ़ते हैं अब, ठीक है, ठीक है। नाउ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दोनों ही RT एक्ट के थ्रू जो है इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन में, ये इलेक्शन बोल देती हूँ मैं से गलती से, इन्फॉर्मेशन में ना स्टेट वाले में ना कोई भी प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, तो ध्यान रखना है सब कुछ गवर्नर ही करेगा, ठीक है। तो इसमें एक जो है हमारा ऑफकोर्स चेयरमैन होता है, और बाकी 10 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना रखना चाहिए, जितना डिपेंड करता है कि वर्क कितना है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, लेकिन ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। टर्म वही 3 साल है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट कर रहा है, यहाँ पे गवर्नर कर रहा है किसी कमेटी के बेसिस पे, तो यहाँ पे PM है, कैबिनेट कमेटी मिनिस्टर लेगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, सेम यहाँ पे CM लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो ऑफकोर्स लोकसभा का यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, एक ही को ले रहे हैं, नॉट दो हाउसेस, तो लीडर ऑफ अपोजिशन लेंगे PM एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। किस में हमारे इन्फॉर्मेशन कमीशन में, तो 3 ही लोग हैं, PM, तो इन्फॉर्मेशन को सब कम से कम रखना चाहिए ना, मतलब कम से कम लोगों को पता हो, इसलिए इस कमेटी को हमने इस हिसाब से इस्टेब्लिश करा कि कम लोग हैं, PM है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, PM कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन,
ठीक है। और कैबिनेट को क्यों लिया है, होम को क्यों नहीं लिया इस बार, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सीक्रेटिव होती है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए हम उन्होंने 2 जो है वो गवर्नमेंट के ही लोग ले लिए, ठीक है, इस तरीके से। रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, ऑफकोर्स मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी और इंक्वायरी बैठेगी, और यहाँ पे गवर्नर करेगा, सेम ही लेकिन रीजन है, ठीक है। पावर्स फंक्शन क्या है कि सम्मन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को बुला के पूछ सकता है कि आपने काम क्यों नहीं करा, आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। पेनल्टी भी लगा सकता है उस पब्लिक अथॉरिटी पे, रिकमेंडेशन दे सकता है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए उस पर्सन पे, बिकॉज उसने डिस्क्लोज नहीं करना है इन्फॉर्मेशन, फिर मना कर दिया गया है, तो क्यों करा है, तो उस पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन भी दे सकता है, खुद से पेनल्टी पर लगा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, है ना, रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तुमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रिकॉल करते हैं। तुम्हारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, दोनों ही आरटी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। ना अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो यहाँ पे एक तो चेयरमैन होगा और मैक्सिमम 10 मेंबर, सेम एक मेंबर 10 चेयरमैन, किस पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा, तो यहाँ पे गवर्नर करेगा। कमेटी बैठेगी, बिल्कुल कमेटी बैठेगी, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और हमारा क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बस सीएम हो जाएगा, ठीक है। रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ पे गवर्नर करेगा। क्या ग्राउंड्स होंगे जी, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर होगा तो कोर्ट भी इंक्वायर करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिगार्डिंग टर्म वही 3 साल होगी, 3 साल होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी यहाँ पे, है ना। और फंक्शन क्या है कि भाई ऑफकोर्स ये क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट भी करेगा, है ना, पेनल्टी भी लगा सकता है, और रिकमेंड भी कर सकता है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, उस इंसान को बुला भी सकता है, ठीक है। दैट्स इट, यही चीज़ें थी। आगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है, देखो इसका काम होता है करप्शन वाली एक्टिविटीज़ को देखना। तो कंपोजिशन क्या है, एक तो कमिश्नर होता है और 2 में इसमें वाइस कमिश्नर्स होते हैं, तो 3 ही है, सिर्फ 3 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 3 ही, बिकॉज सेंट्रल के लोगों को देख रहे हैं तो इसलिए 3 है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है ऑफकोर्स प्रेसिडेंट करेगा, कमेटी के बेसिस पे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होम मिनिस्टर। यहाँ पे होम मिनिस्टर क्यों रखा है, क्योंकि करप्शन जो है, करप्शन का जो मैटर है वो ज़्यादा होम मिनिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि कैबिनेट। तो कैबिनेट में तो कोई भी मिनिस्टर आता है, लेकिन होम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है करप्शन, बिकॉज करप्शन को देखता है, राइट। टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 4 साल 65 ईयर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 साल है और 65 ईयर है, ठीक है। ह्यूमन राइट का कमीशन में 3 साल और 70 साल थी, ठीक है, 3 साल और 70 साल, तो वहाँ के कंपेरेटिवली है। पावर्स एंड फंक्शन तो क्या है, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है जो भी करप्शन मतलब ना हो उस चीज़ को, इन्वेस्टिगेट करता है जो भी कंप्लेंट आती है, इंक्वायरीज बिठाता है, रिकमेंडेशन भी देता है कि क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ओवरसी करता है सीबीआई को अगर करप्शन मैटर्स में, तो करप्शन मैटर्स में सीबीआई को ही देखता भी है, मतलब एक तरीके से ओवरसी मतलब एक तरीके से सुपरवाइज करता है, हेड करता है जब वो करप्शन वाले मैटर से डील कर रही होती है, बिकॉज करप्शन के लिए ज़्यादा जो हमारी मेन वर्क इसका है ही एड्रेस करना करप्शन पब्लिक सेक्टर में, तो दैट्स वाई। तो 3 ही मेंबर है, ध्यान रखना है। और अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, प्रेसिडेंट, रिमूवल भी ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ही होगा। कमेटी क्या है, हमारा पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर। टर्म हमारा 4 साल और 65 साल है, 4 साल और 65 साल है, ध्यान रखना। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। कंपोजिशन में इसमें डायरेक्टर है जो कि हेड है, और प्लस में अदर भी लोग हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट पीएम करता है, ठीक है। कमेटी बैठती है पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई, ठीक है। तो देखो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगा हमारा सीबीआई, तो सीबीआई इज अ बिगर टर्म, तो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक तो पीएम को ले लिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन उसको अपोज करने के लिए, और बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे सीजीआई को ले लिया, ठीक है, न्यूट्रलिटी के लिए। टर्म यहाँ पे 2 साल होती है, तो ध्यान रखना सबसे कम टर्म जो हमारे सीबीआई में ही है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना सीबीआई वालों को। रिमूवल की अगर मैं बात करूँ तो रिमूवल जो है हमारी कमेटी बैठती है रिमूवल के लिए भी, वो कौन है, पीएम, वही सेम, ठीक है। जुरिसडिक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर है, जो भी केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट देगा तो उनको देखेगा, है ना। अदर क्या है हमारा, फ्रॉड को, स्पेशल क्राइम को, करप्शन से रिगार्डिंग, तो उन चीज़ों को भी देखता है। पावर्स क्या, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है क्रिमिनल जो भी है उसको। अंडर कौन सी मिनिस्टर के काम करता है, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, बिकॉज ज़्यादा ही लोगों से, पब्लिक एम्प्लॉयज से डील कर रहा है इसलिए, तो पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, तो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, करते हैं। सीबीआई बेसिकली अगर सीबीआई के केस में आ जाता है तो इन्वेस्टिगेट करता है, और स्टेट पुलिस का कंसर्न भी लगता है, उसकी हेल्प भी कर सकती है, करती है मतलब, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। कंपोजिशन में डायरेक्टर है और अदर मेंबर्स हैं। मेंबर्स हमें नहीं पता कितने हैं, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेती होगी। अपॉइंटमेंट पीएम करता है, लेकिन कमेटी किसकी बैठती है, पीएम, है ना,
लीडर ऑफ अपोजिशन सी जाएगी। टर्म 2 साल है। रिमूवल ऑफ कोर्स वही कमेटी कर रही है। जुरिसडिक्शन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत कराओ, केसेस जो भी रेफर्ड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट रेफर करेगी जो भी केसेस, तो उनके रिगार्डिंग भी ये देखता है। एंड अदर्स हैं हमारे, फ्रॉड हुआ, कोई स्पेशल क्राइम कराओ, कोई करप्शन कराओ, तो इनसे रिगार्डिंग भी ये देखते हैं। पावर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इन्वेस्टिगेट करता है, कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है क्रिमिनल एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो भी कोई पर्सन है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस हो तो वो उसको कंसेंट की वजह से लेके इन्वेस्ट कर सकती है, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे कम 2 साल है। और कमेटी कौन सी है? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट करेगा, जुरिसडिक्शन समझ में आ गई, दैट्स इट। नाउ लोकपाल एंड लोकायुक्त, इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? लोकपाल एंड लोकायुक्त के एक्ट के थ्रू इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लोकपाल फॉर सेंटर एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट। सो बेसिकली काम क्या है लोकपाल एंड लोकायुक्त? तो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स ऑफ करप्शन को, ठीक है। तो लोकपाल जो है, अगर हम उसके बारे में भी देखते हैं तो उनकी कंपोजिशन में एक चेयरमैन है, 8 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो कम ज़्यादा चलता रहता है। जिसमें से कंडीशंस जो हमारी एक्ट ने बताइए वो है कि 50% जो मेंबर्स हैं इसके वो जुडिशियल होने चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इन्वेस्टिगेट हमारी कौन करती है? जुडिशरी करती है। तो 50% हमारे क्या होने चाहिए? जुडिशियल पीपल होने चाहिए। एंड 50% इसमें SC ST OBC वुमेन एंड माइनॉरिटीज से भी होने चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया बताएं, ठीक है। ऐसा किस लिए? क्योंकि मतलब ये रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बिकॉज जिससे सबकी सुनी जाए, ऐसा ना हो कि जब ये इन्वेस्टिगेट करें तो किसी एक के संग गलत हो, ठीक है, इस वजह से। पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? तो सिमिलर है सिविल कोर्ट की, जैसे कि इंक्वायरीज बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन की क्या होना चाहिए, है ना। इवन अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज को, जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी छीन सकते हैं अगर कोई करप्शन के केस में फंसता है। तो रिकमेंड भी कर सकते हैं रिमूवल, ठीक है, रिकमेंड कर सकते हैं रिमूवल कि किसी पर्सन का रिमूवल करा दो, या सम्मन भी कर सकते हैं, मतलब उस पर्सन को ऑफिशियल को बुला भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिविल कोर्ट की एक पावर उनके पास है। तो इंक्वायरीज भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी एंड प्रोसिक्यूशन भी, ठीक है। लोकायुक्त क्या है? उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पावर है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, तो इसलिए हमने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनका ही कंपोजिशन पढ़ लिया हमने। एक चेयरमैन, 8 मैक्सिमम मेंबर्स, जिसमें से 50% जुडिशियल, 50% फ्रॉम दीज ग्रुप, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली एस्टेब्लिश हुई थी मुंबई टेरर अटैक के बाद, जो कि अंडर हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। जुरिसडिक्शन की बात करूँ तो ये टेररिज्म से डील करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से करती है, साइबर क्राइम से करती है, एंड कुछ ऑफेंसेस जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट या फिर एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंडर आते हैं, तो उन सारी मैटर्स के साथ ये डील करती है, ठीक है, इनकी जुरिसडिक्शन है। पहले टेररिज्म के लिए ही थी स्पेशली, लेकिन उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर वाले क्राइम्स भी उनको लेटर जो है दे दी गए, ठीक है। पावर्स की बात करो तो वही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकती हैं। और इसके चलते NIA कोर्ट्स भी होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट्स भी होते हैं, कि जो भी मैटर यहाँ पे गया है तो उससे रिगार्डिंग अगर आपको वो चाहिए, दैट इज एक न्याय चाहिए, तो आप इन कोर्ट्स में भी जा सकते हो, राइट। देन देयर इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बेसिकली ऐसी एजेंसीज हैं जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती हैं और ये फाइट करती है फाइनेंशियल क्राइम्स को। तो किसको देखती है? फाइनेंशियल क्राइम्स को देखती है, राइट। तो इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे चेक ऑन रखना, फॉरेन एक्सचेंज वॉल्यूशंस को देखना, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल जो क्राइम्स है उनको देखना, उन पर चेक ऑन रखना। पावर्स क्या है कि अगर पाया जाता है कि कोई भी पर्सन है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फॉरेन एक्सचेंज वॉयलेशन एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स में इंगेज है, तो उसको अरेस्ट कर सकती हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती हैं, फ्रीज कर सकती है उसके बैंक अकाउंट को, है ना। कोलैबोरेशन भी करती है अदर एजेंसीज के साथ, जिसकी जो वर्ल्ड वाइड है ट्रैक करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने के लिए, राइट। ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही आई थी। इसका मेन पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर, मतलब सब लोग मिलके, स्टेट हो, कोई और लोग हो, जितने हर एक डिपार्टमेंट जो है कोऑर्डिनेट कर पाएँ और हम एक क्विक रिस्पांस ले पाएँ टुवर्ड्स अ डिजास्टर। ये पॉलिसीज़, प्लान्स एंड गाइडलाइंस भी फ्रेम करता है कि किस तरीके से हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या, इसमें PM होता है एज चेयरमैन, होम मिनिस्टर हो जाता है वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो जब भी देखो जनरली कोई भी ऐसी नॉर्मल सी बात आती है, करप्शन हुआ, कोई डिजास्टर हुआ, होम मिनिस्टर, तो उसमें होम मिनिस्टर को हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड 8 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो 10 है, तो एक PM हो गया, एक हमारा HM हो गया एज अ वाइस चेयरमैन, एंड 8 हमारे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो गए, ठीक है। नाउ बात करते हैं 11th में, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन। ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लेके आए थे। 3 लेवल्स पे बेसिकली होता है, तीनों लेवल्स पे होता है, नेशनल पे भी होता है, ठीक है। कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स, जो भी उनके डिस्प्यूट है उनको रिड्यूसल करेंगे, ठीक है, उनको जो है आंसर करेंगे ना। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे होता है। तो बेसिकली इसके कंपोजिशन में देखा तो प्रेसिडेंट होता है एक, और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 4 से 11 के बीच में हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 4 और मैक्सिमम 11 हो सकता है, जिसमें से एक जो है मिनिमम वुमेन होनी चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी अपॉइंटमेंट की, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ऑफ कोर्स, एंड कौन सी? एक कमेटी के थ्रू, जिसमें CGI होता है एज अ हेड,
या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, बाकी अदर्स भी होते हैं, बिकॉज एक तरीके से कोर्ट है, ये कोर्ट का काम करती है ना, ये कोर्ट होते हैं, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, स्टेट जो है कंज्यूमर कोर्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने हेड जो है सीजे को बनाया, ठीक है। एज मिनिमम यहाँ पे 50 होनी चाहिए, बाकी टेन्योर 4 साल है, 70 साल और 67। 70 बेसिकली हेड के लिए होता है, चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और 67 बाकी मेंबर्स के लिए, है ना। और अगर हम बात करते हैं पावर्स की, तो पावर्स इसमें क्या है, कंप्लेन जो भी है 2 करोड़ से ज़्यादा की जो भी कंप्लेन है वो डायरेक्टली नेशनल में चली जाती है, ठीक है। और अगर अपील आती है फ्रॉम स्टेट से, 30 दिन के अंदर ही मैटर जो है हमारा इस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के अंडर आ सकता है, मतलब अगर कोई अप्लाई करता है तो ऑफकोर्स, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं, तीनों लेवल्स पे पता है, ठीक है। कंपोजिशन में कौन है हमारा, ठीक है, तो तीनों लेवल पे है। कंपोजिशन क्या है इसका, तो एक तो हमारा हेड होगा और बाकी हमारे मेंबर्स होंगे जो कि 4 से 11 हो सकते हैं, और उनमें से एक जो है वुमेन होनी चाहिए, राइट। इसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, इसकी अपॉइंटमेंट हमारा कौन करता है, एक कमेटी बैठती है जिसका हेड होता है सीजे या फिर एससी का कोई जज, ठीक है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 67 इन द केस ऑफ मेंबर, 70 इन द केस ऑफ दिस, और वैसे 4 साल, वैसे 4 साल, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो कुछ बता नहीं रखी है, रीअपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रखा, टेन्योर बता दिया, एज बता दी, है ना। और क्या है यहाँ पे टेन्योर, अच्छा मिनिमम एज भी दे रखी है 50, ये भी ध्यान रख लेना। एंड पावर क्या है कि जो भी 2 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेन है वो डायरेक्टली नेशनल में चली जाती हैं, और अपील भी हो सकती है फ्रॉम द स्टेट 30 दिन की विद इन के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। देखो, एक तो हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इनमें तो बेसिकली पर्पस ही बताया था, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स वगैरह बता नहीं रखा है, ठीक है, दैट्स इट। बाकी रिकॉल करो।